गुड मॉर्निंग डियर लर्नर्स। वेलकम टू नरवाल स्टडी पॉइंट। दिस इज़ मिस प्रीति नरवाल। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में चेक किया होगा, आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन बैंक डिस्कस चैप्टर फर्स्ट के लिए। तो अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो एक्सप्लेनेटरी वीडियोस आपने देखनी है, तो वो आप प्लेलिस्ट में जा करके चेक कर सकते हो। बिकॉज इस क्लास में हम लोग सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वो भी 1 मार्क क्वेश्चन होने वाले हैं। चैप्टर फर्स्ट ऑफ क्लास 10 ज्योग्राफी, दैट इज रिसोर्सेज एंड इट्स डेवलपमेंट। सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बेसिकली ये हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल होने वाला है, बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस इन हिंदी लैंग्वेज। सो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, संसाधन क्या हैं, दो उदाहरण दें। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, एक संसाधन होता है। यानी संसाधन जो है, कोई भी वस्तु संसाधन कब बनती है, जब वो हमारे पर्यावरण में मौजूद होती है। दूसरा, हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकती हो। और तीसरा क्या है, उसको उपयोग करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। और चौथा क्या है, आर्थिक रूप से संभाव्य हो, यानी हम लोग जो हैं वो फाइनेंशियली इतने कैपेबल हों कि उस रिसोर्स को जो है वो खरीद सकें। और लास्ट क्या है, जो सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, यानी हमारे कल्चर में जो है कोई प्रॉब्लम ना हो, हमारे जो मोरल वैल्यूज़ है उसको वो हार्ट ना करती हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, संसाधन बोलेंगे। तो हमारे पर्यावरण में मौजूद कोई भी वस्तु जो हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकती हो और आर्थिक रूप से संभाव्य हो और हमारे सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, उसको क्या बोलेंगे, संसाधन बोलेंगे। एग्जाम्पल जो है वो इसका रहेगा, कोयला, जल, वायु, खनिज आदि संसाधन के कुछ उदाहरण हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जा सकता है, जैव और अजैव। अजैव संसाधन कौन से होते हैं? अजैव संसाधन वो संसाधन होते हैं जो निर्जीव वस्तुओं से बने हुए होते हैं। और नेक्स्ट है हमारा, एक महासागर में गैस के भंडार की खोज की गई है। यह भंडार राष्ट्र के तट से 19 किलोमीटर की दूरी पर है। तो क्या इसको राष्ट्रीय संसाधन हम लोग कह सकते हैं, या फिर ये एक अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होगा? तो हमारे फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कौन से होते हैं, जो हमारे देश की सीमा से 20 किलोमीटर की दूरी पर हो, यानी 20 किलोमीटर हमारे देश की सीमा से दूर हों। और महासागरों में कोई भी ऐसा वस्तु जो है वो पाई जाए तो वो हमारा राष्ट्रीय संसाधन नहीं हो सकता है। तो इसमें क्या है, एग्जैक्ट जो है अप्रोक्सीमेशन तो 20 किलोमीटर हम लोग ले लेते हैं, लेकिन एग्जैक्ट जो वैल्यू है वो है 19.2 किलोमीटर। तट से 12 मील की दूरी तक के सभी संसाधन जो हैं वो राष्ट्रीय माने जाते हैं। तो 19 किलोमीटर समुद्री मील जो है वो भी एक यूनिट होती है हमारी डिस्टेंस को मापने की। तो तट से 12 समुद्री मील की दूरी तक जो भी संसाधन आते हैं हमारे, वो राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। तो ये क्या होंगे, हमारे राष्ट्रीय संसाधन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमारे पास हर व्यक्ति की ज़रूरत के लिए पर्याप्त हैं, यानी कि हमारे पास हर व्यक्ति की ज़रूरत के लिए पर्याप्त संसाधन हैं, परंतु किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं है। ये कोटेशन मैंने आपको चैप्टर की एक्सप्लेनेशन करवाते टाइम बताया था कि ये कोटेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको याद रखना है कि किसकी वर्डिंग है ये, किसने ये शब्द जो हैं वो कही थी। तो ये जो शब्द हैं हमारे, ये महात्मा गांधी जी ने कहे थे। विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपलब्ध भूमि का सावधानी और योजनापूर्वक प्रयोग करना बहुत महत्वपूर्ण है। कारण दें, यानी कि आपने जब भूमि का प्रयोग करो ना, तो एक प्लानिंग के तहत आपने करना है, एक योजना बना करके करना है, बहुत सावधानी से उसका यूज़ करना है। क्यों, क्या रीज़न है, क्या लॉजिक है इसके पीछे कि आपने अपनी जो भूमि है उसका उपयोग सोच समझ कर करना है। क्यों करना है, क्योंकि भूमि एक सीमित संसाधन है, एक लिमिटेड रिसोर्स है। समापत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जा सकता है? तो समापत्ति यानी इनकी समाप्ति के आधार पर हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं संसाधनों को, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लौह अयस्क का संबंध किस प्रकार के संसाधन से है? यानी लौह अयस्क जो है वो कैसा संसाधन है? जब हमने क्लासिफिकेशन करी थी संसाधन की, तो लौह अयस्क हमने पढ़ा था कि अनवीकरणीय संसाधन है, यानी एक बार अगर आपने लौह अयस्क को यूज़ कर लिया तो आप दोबारा से जो है इसका रिसाइकल इसको नहीं कर सकते हो।
तो इसलिए क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की कैटेगरी में आता है। निम्नलिखित को जैव और अजैव संसाधनों के रूप में वर्गीकृत करें। धातुएं जो हैं वो जैव होंगी या अजैव होंगी? जी धातुएं निर्जीव वस्तुओं से बनी हैं, तो कैसी होंगी? अजैव होंगी। प्राणीजात क्या होंगे? जैव होंगे हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं परंतु प्रौद्योगिकी के अभाव में उसकी पहुंच से बाहर हैं, उसको क्या बोलेंगे? मतलब ज़रूरतों की पूर्ति तो कर सकते हैं लेकिन हमारे पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उन संसाधनों का यूज़ कर पाएँ, तो वो क्या होंगे? भंडार होंगे हमारे। वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पादन किया जा सकता है, उसको क्या बोलते हैं? नवीकरण योग्य संसाधन या फिर नवीकरणीय संसाधन, कि इनको क्या किया जा सकता है? पुनः उत्पादन, यानी इनका रिसाइकलिंग इनकी की जा सकती है। भारत के उन 2 राज्यों के नाम बताओ जो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में संपन्न है, यानी सौर ऊर्जा से संपन्न है। कौन कौन से राज्य होंगे वो? हमारे गुजरात और राजस्थान। किन्हीं 2 कारकों के नाम बताओ जिन पर संसाधनों का विकास निर्भर करता है। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिनसे हमारे जो रिसोर्स हैं उनका डेवलपमेंट होता है? सबसे पहले तो प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी हमारे पास होनी चाहिए, तभी क्या हो सकता है? हमारे रिसोर्सेज का डेवलपमेंट हो सकता है। दूसरा क्या है? मानव संसाधन की गुणवत्ता। भारत का भौगोलिक क्षेत्र कितना है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है। भारत का भौगोलिक क्षेत्र है हमारा 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर हमारे भारत का भौगोलिक क्षेत्र है। ये जो क्वेश्चंस है आपके, मुझे नहीं लगता कि इनसे अलग कोई क्वेश्चन आपका बन सकता है 1 मार्क क्वेश्चन में। तो अप्रॉक्स 65 के आसपास ये क्वेश्चन है हमारे, तो आपकी सेल्फ स्टडी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेटर रहेंगे ये क्वेश्चन, आपकी एनसीईआरटी से बनाए गए हैं। सो डोंट यू वरी अबाउट कि किस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम्स में आते हैं। ये हमारे एचबीएसई और सीबीएसई दोनों पैटर्न्स को ध्यान में रख के हमने इन क्वेश्चंस का सिलेक्शन किया है। बंजर भूमि क्या है? तो बंजर भूमि क्या होती है? बैरन लैंड जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो बंजर भूमि होती है ऐसी भूमि जिसका उपयोग नहीं किया जा सकता है, जैसे कि पहाड़ी चट्टानें, सूखी और मरुस्थलीय भूमि। बंजर भूमि हम उसको बोलते हैं जिसका कृषि करने के लिए उपयोग ना किया जा सके। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो पहाड़ी चट्टानें, सूखी और हमारी मरुस्थलीय भूमि। नेक्स्ट है सकल कृषिगत क्षेत्र क्या है? सकल कृषिगत क्षेत्र, शकल की जब भी जहाँ पर भी बात आपकी ज्योग्राफी में आती है वहाँ पर क्या होगा? 1 ईयर होगा, 1 वर्ष होगा। सकल का मतलब होता है 1 साल। तो एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र के साथ जोड़ दिया जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कृषि क्षेत्र, सकल कृषि क्षेत्र हम लोग उसको बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा, उन 2 राज्यों के नाम बताएं जिनके शुद्ध बोया क्षेत्र की प्रतिशत अधिकतम है। पंजाब और हरियाणा। उन 2 राज्यों के नाम बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिनमें शुद्ध बोए गए क्षेत्र की प्रतिशत न्यूनतम है, यानी कम परसेंटेज है। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। नेक्स्ट है, भारत में कितनी भूमि निम्नीकृत है? भूमि निम्नीकरण के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो कितनी भूमि निम्नीकृत है हमारी? 13 करोड़ हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 20। उन 2 राज्यों के नाम बताओ जहां अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण के लिए मुख्य कारण है। यानी भू निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? अति पशुचारण, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पशुओं की वहां पर चराई करवाई जाती है, जिस वजह से भूमि की उपजाऊ शक्ति जो है वो कम हो गई है। ऐसे कौन कौन से राज्य हैं? मध्य प्रदेश और राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैव संसाधन क्या हैं? जैव संसाधन क्या होते हैं हमारे? इन संसाधनों की प्राप्ति जीव मंडल से होती है और इनके जीवन व्याप्त हैं, जैसे कि मनुष्य, वनस्पति जात, प्राणी जात, मत्स्य जीवन, पशुधन आदि। उन 2 राज्यों के नाम बताओ जहां अति कृषि भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। अति कृषि यानी ज़्यादा से ज़्यादा वो जो क्या कर रहे हैं? कृषि कर रहे हैं, एग्रीकल्चर वहाँ पे ज़्यादा हो रही है, जिस वजह से क्या हो रहा है? भूमि निम्नीकरण हो रहा है। तो कौन कौन से राज्य हैं ऐसे? हमारे पंजाब और हरियाणा।
उन 2 राज्यों के नाम बताएं जहां खनन भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। खनन यानी खुदाई, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। झारखंड और मध्य प्रदेश में। अति सिंचन के कारण यानी ज़्यादा अमाउंट में जब इरिगेशन कर दी जाए तो भूमि निम्नीकरण उससे हो जाती है। क्यों हो जाती है? अति सिंचन से क्या हो जाते हैं, हमारी जल क्रांतता बढ़ जाती है और जिससे मृदा में लवणीयता और क्षारीयता बढ़ जाती है, जिस वजह से भूमि की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है। राजस्थान में भू निम्नीकरण को किस प्रकार रोका जा सकता है, क्योंकि वहाँ की भूमि सूखी और मरुस्थलीय है। तो कोई 2 तरीके आपने बताने हैं। सबसे पहले अति चराई पर नियंत्रण करके कंट्रोल करना होगा हमें वहाँ की उस पे चराई पे। नेक्स्ट है हमारा रेतीले टीलों को स्थिर करके। तो ये 2 तरीके अपना करके हम लोग क्या कर सकते हैं, राजस्थान में भूमि निम्नीकरण को रोक सकते हैं। भूमि निम्नीकरण पर नियंत्रण करने के किन्हीं 2 उपायों का सुझाव दें। यानी कहीं की भी अगर बात हो, कोई भी राज्य हो हमारा, अगर उसमें भूमि निम्नीकरण हो रहा है तो कोई 2 उपाय बताने हैं ताकि हम उसको कंट्रोल कर सकें। सबसे पहले वनारोपण, यानी आप क्या करोगे, एफॉरेस्टेशन करोगे। सेकंड क्या है, चरागाहों का उचित प्रबंधन, प्रॉपर मैनेजमेंट आपने करना होगा वहाँ के ग्रासलैंड्स का। किन्हीं 2 कारकों का उल्लेख करें जिन्होंने विभिन्न प्रकार की मृदाओं के विकास में योगदान दिया है। सबसे पहले विभिन्न उच्चावच और दूसरे क्या होंगे, हमारे जलवायविक दशाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बने हैं। उन नदियों के नाम बताओ जिनके कारण निक्षेपों का जमाव हुआ है। प्लेसर निक्षेप के बारे में हमने पढ़ा था। तो ऐसी कौन कौन सी नदियां हैं जिनके कारण निक्षेप जो हैं वो जमाव उनका हुआ है? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है? तो आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा को 2 भागों में बांटा गया है, खादर और बांगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खादर और बांगर में कौन सी मृदा अधिक उपजाऊ होती है? एक कारण दें। खादर मृदा अधिक उपजाऊ है, क्यों? क्योंकि इसमें ज़्यादा महीन कण पाए जाते हैं और मिट्टी जितनी ज़्यादा महीन कण उसमें होंगे उतनी ज़्यादा वो उपजाऊ होगी। तो खादर और बांगर में कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ है? हमारी खादर मृदा। जलोढ़ मृदा में पाए जाने वाले किन्हीं 2 खनिजों के नाम बताएं जो इसको गन्ने, चावल, गेहूं और अन्य अनाजों की खेती के लिए उपयुक्त बनाते हैं। पोटाश और चूना। निम्नलिखित मृदाओं में होने वाली एक एक महत्वपूर्ण फसल का नाम बताएं। जलोढ़ मृदा में कौन सी फसल जो है वो होती है? गेहूं, और काली मृदा में कपास। ये हम लोग सॉइल एंड इस क्लासिफिकेशन वाले वीडियो लेक्चर में कर चुके हैं। कपास की फसल के लिए कौन सी मृदा उचित होती है? काली मृदा। किस मृदा में नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है? काली मृदा में, काली मिट्टी में, क्योंकि क्या होता है, बहुत ज़्यादा महीन कण इसमें होते हैं, तो इसलिए क्या कर सकती है, इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, नमी धारण करना यानी पानी को होल्ड करने की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा होती है। कौन सी मिट्टी की? काली मिट्टी की। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसके जो कण हैं वो बहुत बारीक होते हैं, बहुत महीन होते हैं। उस खनिज का नाम बताइए जिसकी मात्रा काली मृदा में कम होती है। फॉस्फोरस की मात्रा, यानी काली मृदा में फॉस्फोरस जो है वो बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। काली मृदा की जुताई मानसून की पहली बौछार से क्यों शुरू कर दी जाती है? क्योंकि ये मृदाएं चिपचिपी होती हैं और इन्हें जोतना मुश्किल होता है। उस मृदा का नाम बताइए जो रवेदार आग्नेय चट्टानों पर विकसित होती है, यानी वो कौन सी मिट्टी है जो आग्नेय चट्टानों से बनी होती है? लाल मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटराइट शब्द यूनानी शब्द लेटर से लिया गया है, इसका क्या अर्थ है? लेटराइट मिट्टी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो लेटराइट मिट्टी में जो लेट है ना वो कहाँ से लिया गया है? लेटर जो है वो यूनानी शब्द है। इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है ईंट। बहता पानी कले मिट्टी को काटता जाता है और गहरी धाराएं बनाता है, उन्हें क्या कहते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं अवनालिका अपर्दन। किस राज्य में मखरला मिट्टी प्राय पाई जाती है? कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से प्रकार की मृदा भारी वर्षा के कारण गहन विक्षालन का परिणाम है? मखरला मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस मृदा का नाम बताएं जो उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। मखरला मृदा। मखरला मृदा से संबंधित किन्हीं 2 फसलों के नाम बताओ, चाय और कॉफ़ी। कौन सी मृदाएं आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती हैं? रेतीली।
कौन सी होंगी? मरुस्थलीय मृदाएं होंगी। मरुस्थलीय मृदाओं के नीचे की फसलों में कंकर की सतह पाई जाती हैं, क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है, इसलिए वहाँ पर क्या है, कंकर जो हैं वो पाए जाते हैं। किन्हीं दो प्राकृतिक कारकों के नाम बताएं जो मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी हैं, पवन और हिमनदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंबल बेसिन में उत्खात भूमि को किस नाम से जाना जाता है? खड। नेक्स्ट क्वेश्चन, चादर अपरदन क्या है? जब नीचे की ओर बहते जल द्वारा एक बड़े क्षेत्र से ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? चादर अपरदन बोलते हैं। पवन अपरदन क्या है? पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? पवन अपरदन। यानी कि जब हवा के झोंके से हमारी जो मिट्टी है उसकी जो ऊपरी लेयर है वो उड़ जाती है, उसका अपरदन हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? पवन अपरदन बोलते हैं। समोच्च जुताई क्या है? समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाना समोच्च जुताई कहलाता है। समोच्च जुताई मृदा संरक्षण की किस प्रकार मदद करती है? समानांतर रेखाओं के साथ हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति कम हो जाती है। समोच्च जुताई में क्या होता है कि ऐसे ढलानों पे, यानी जैसे हमारे स्लोप्स होते हैं ना, उस पे खेती की जाती है, तो उससे क्या होता है कि हल चलाने से जो ढाल है उसमें जल बहाव की गति कम हो जाती है, जिससे क्या है, मृदा का संरक्षण होता है, मृदा अपरदन से हम लोग बच जाते हैं। रक्षक मेखला क्या है? फसलों के बीच पेड़ों को कतारों में लगाना रक्षक मेखला कहलाता है। रक्षक यानी मृदा अपरदन से रक्षा के लिए क्या लगाए जाते हैं? पेड़ लगाए जाते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा कोई खेत है, इसमें पेड़ों को जो है वो कतारों में लगा दिया जाता है, यानी लाइन में जो है वो पेड़ लगा दिए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि मृदा अपरदन जो है वो रुक जाता है, उससे रक्षा हो जाती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? रक्षक मेखला बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्षक मेखला मृदा के संरक्षण में किस प्रकार मदद करता है? आप देखो, जो पेड़ हमने लगा दिए खेत में, एक लाइन में जो हमने लगाए हैं, एक श्रेणी में हमने लगाए हैं, तो उससे मृदा संरक्षण में कैसे मदद मिलती है? रक्षक मेखला पवनों की गति कम कर देते हैं, तो उससे क्या होगा? पवन की गति कम होगी, पवन की गति कम होगी तो मृदा का अपरदन भी जो है वो कम होगा और उससे हमारी मृदा का संरक्षण होगा। उस तरीके का नाम बताइए जिसने पश्चिमी भारत में मृदा संरक्षण के महत्वपूर्ण योगदान दिया। रक्षक मेखला। शुद्ध या निवल बोया गया क्षेत्र कितना है? भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र के अधीन कुल क्षेत्र की प्रतिशत कितनी है? वर्ष में एक बार बोया गया क्षेत्र शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहलाता है, यानी साल में एक ही बार उसको अगर बोया जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शुद्ध बोया गया क्षेत्र बोलते हैं। 2008 से 2009 में शुद्ध बोए गए क्षेत्र के अधीन भारत का 46.24% क्षेत्र था। भारत में कौन सी मृदा विस्तृत रूप से फैली हुई है? तो भारत के ज़्यादातर भागों में, ज़्यादातर मैदानी हिस्से में कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा। उत्खात भूमि क्या है? यह भूमि कृषि के योग्य नहीं होती। प्रमुखतः मृदा अपरदन उपजाऊ भूमि को उत्खात भूमि में परिवर्तित कर देते हैं। यानी उत्खात भूमि क्या है? बंजर भूमि की जैसी होती है, जिसमें खेती नहीं की जा सकती। लेकिन क्यों नहीं की जा सकती? क्योंकि मृदा अपरदन की वजह से जो इसकी फर्टिलिटी वाली जो फर्टाइल जो लेयर थी वो उड़ करके चली जाती है, उसका अपरदन हो जाता है, जिस वजह से इसकी जो उपजाऊ शक्ति है वो कम हो जाती है और उत्खात भूमि में ये भूमि बदल जाती है, इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। अवनालिका अपरदन क्या होता है? अवनालिका अपरदन होता है जब बिना फसल की भूमि पर बहता जल गहरी वाहिकाएं बनाता है, तो अवनालिका अपरदन होता है। यानी भूमि जो है वो ऐसे ही खाली पड़ी है और जल उस पर आता है और उससे क्या बन जाती हैं? वाहिकाएं बन जाती हैं, यानी पानी के बहाव में नालियां बन जाती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? अवनालिका अपरदन बोलते हैं। ऐसी भूमि जोतने योग्य फिर नहीं रहती है। पट्टी कृषि क्या होती है? इसके अंतर्गत बड़े खेतों को पट्टियों में बांटा जाता है। नाम से पता चल रहा है, पट्टी कृषि यानी बड़ा खेत है हमारे पास, बड़ा क्षेत्र है भूमि का जिस पे हमने कृषि करनी है, तो बड़े क्षेत्र को पट्टियों में बांट देंगे हम लोग। फसलों के बीच में विभिन्न प्रकार की फसलों की पट्टियां उगाई जाती हैं। ये पवनों द्वारा
जनित बल को कमज़ोर करती है। इससे क्या हो जाता है, जिस फ्लो में हमारी हवा आ रही है वो कम हो जाता है और मृदा अपरदन उससे कम होता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हमारे यहाँ पे जैसे कनाल बोला जाता है उन पट्टियों को, तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम होते हैं इन पट्टियों के। तो पट्टी कृषि बेसिकली क्या है, बड़े क्षेत्र में जब भाग बना दिए जाए, सेक्शंस डिवाइड कर दिए जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पट्टी कृषि बोलेंगे। जिससे क्या है, मृदा का संरक्षण होता है, मृदा अपरदन से बचाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी किन्हीं दो मानव निर्मित और दो प्राकृतिक कारकों का उल्लेख करो। मानव निर्मित कारक कौन कौन से हो सकते हैं, वनोन्मूलन हो सकता है, अति पशुचारण और खनन। प्राकृतिक कारण क्या हो सकता है जी, जलाक्रांतता यानी ज़्यादा सिंचाई हमने कर दी, इरिगेशन ज़्यादा कर दी, पवन और बहता जल, इन वजह से क्या होता है, हमारा भूमि निम्नीकरण होता है। किन्हीं 4 खनिजों के नाम बताइए जिनमें काली मृदा संपन्न हो, यानी ऐसे खनिज जो काली मृदा में पूर्ण मात्रा में पाए जाएं। कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निक्षालन क्या है, उस मृदा का नाम बताइए जिसका विकास निक्षालन के कारण होता है। निक्षालन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा भारी वर्षा के द्वारा मृदा के पौष्टिक तत्व बह जाते हैं। यानी बारिश के कारण क्या होगा, मृदा के जो पौष्टिक तत्व है वो बह जाएंगे और लेटराइट मृदा का विकास निक्षालन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि की कोई 4 तकनीक बताइए जो मृदा के संरक्षण में मददगार हो सकती हैं। पट्टी कृषि, रक्षक मेखला, समोच्च जुताई और सोपान कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाल मृदा की कोई 2 कमियां बताइए। इस मृदा में नाइट्रोजन, जैविक और फास्फोरस अम्ल की मात्रा कम हो जाती है और यह कम उपजाऊ होती है। लाल मृदा छिद्रिल होती है परंतु नमी को नहीं सोखती है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज की क्लास का, प्रकृति के विभिन्न तत्वों का उल्लेख करें जो मृदा के निर्माण में योगदान देते हैं। तापमान में परिवर्तन, यानी मिट्टी जो है वो ऐसे फैक्टर बताओ हमारे किसके, प्रकृति यानी इन्वायरमेंट के ऐसे फैक्टर जिसकी वजह से मृदा जो है उसका निर्माण होता है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं ऐसे, तापमान में परिवर्तन, जो टेम्परेचर चेंज हो जाए, बहते जल की क्रिया, पवन, हिम नदियाँ, अपघटन क्रियाएं आदि मृदा के निर्माण में योगदान देती हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन बैंक था आज का वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। 1 मार्क क्वेश्चन हमने डिस्कस करे बेसिकली ऑल ओवर हमारे ज्योग्राफी से। सो आई होप आपको समझ आया होगा, और इसी टाइप की वीडियोस अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको क्वेश्चन बैंक डिस्कस करनी है या फिर एक्सप्लेनेटरी वीडियोस डिस्कस करनी है। बिकॉज क्वेश्चन बैंक डिस्कस कराने के पीछे मेरा जो एक मेन मोटिव था वो ये था कि आप लोगों की डेट शीट आ चुकी है और अभी आप लोग एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आई डोंट थिंक सो कि अभी आपने एक्सप्लेनेटरी वीडियोज़ पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अभी आपने क्वेश्चन बैंक करनी चाहिए या फिर सेल्फ स्टडी आपने करनी चाहिए। तो उसके लिए आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करनी चाहिए, आपने प्रैक्टिस सेशंस लगाने चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग गाइज।